हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी एडवांस इंग्लिश की क्लास 21 है और आज हम कुछ ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में बोलते ही बोलते हैं। तो ये सभी वाक्य कुछ इस तरह से हैं, जैसे दोबारा खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, या फिर बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, या फिर यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, या फिर वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने हर एक वाक्य में आपने एक चीज नोटिस की होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब किसी चीज का, किसी बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। हर वाक्य में बार बार रिपीट हो रहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप देखिए हर एक वाक्य में ये रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा, जो यहाँ पर रिपीट हो रहा है का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह के वाक्य मिलते हैं जहाँ पर जिन वाक्यों के अंत में किसी बात का सवाल ही पैदा नहीं होता, इस तरह से वर्ड रिपीट होते हैं, इस तरह के वर्ड आते हैं, तो आप इनको इंग्लिश में कैसे बोलोगे। सबसे पहले सवाल ही पैदा नहीं होता, ये जो सवाल ही पैदा नहीं होता इसको हम बोलते हैं नो क्वेश्चन राइजेस। सवाल ही पैदा नहीं होता, इसको हम क्या बोलते हैं, नो क्वेश्चन राइजेस। राइजेस के बाद टू क्यों आया, क्योंकि ये जो का आ रहा है ना, किसी बात का सवाल पैदा नहीं होता, उस का के लिए हमने यहाँ पर टू लगाया है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली पूरा सेंटेंस करके लिख दिया है, नो क्वेश्चन राइजेस टू, मतलब का सवाल ही पैदा नहीं होता, इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता, या फिर ये करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इस तरह से। तो जब भी आपको वर्ड दिखे का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे नो क्वेश्चन राइजेस टू, नो क्वेश्चन राइजेस टू। अगर आप सिर्फ इतना बोलोगे कि सवाल ही पैदा नहीं होता, तो आप इसे इंग्लिश में बोलोगे नो क्वेश्चन राइजेस, नो क्वेश्चन राइजेस। ओनली इतना होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, इसका ओनली इतना ही वर्ड होगा, नो क्वेश्चन राइजेस। अगर आप लिखोगे का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो का के लिए आप राइजेस के बाद टू ऐड कर दोगे। ओके, तो आइए अब इसी वर्ड का यूज करके अब हम इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज करोगे। आपको सबसे पहले लिखना है नो क्वेश्चन राइजेस टू, नो क्वेश्चन राइजेस टू। टू तक के वाक्य का मतलब हो जाएगा का सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू, का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद हमें लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आपको पता होना चाहिए टू के बाद अक्सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ओके, तो टू के बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, नो क्वेश्चन राइजेस टू प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको इस स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब इसी स्ट्रक्चर का यूज करके हम इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, दोबारा खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, दोबारा खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लिखोगे, नो क्वेश्चन राइजेस टू। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे नो क्वेश्चन राइजेस टू, इसका मतलब क्या होगा, का सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू। टू के बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या है इसमें, खाने। वर्ब क्या है इसमें, खाने। खाने को इंग्लिश में ईट बोलते हैं, EAT, ईट। टू के बाद आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, खाने। खाने को हम इंग्लिश में ईट बोलते हैं। ईट के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, दोबारा। दोबारा को बोलेंगे अगेन। दोबारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अगेन। दोबारा को हम इंग्लिश में अगेन बोलते हैं। दोबारा खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू ईट अगेन, नो क्वेश्चन राइजेस टू ईट अगेन। आई होप फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से स्टार्ट करके वीडियो को दोबारा से देखिए, क्योंकि आपको पहला स्ट्रक्चर, पहला सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। क्योंकि पहला स्ट्रक्चर अगर आप पहला वाक्य अच्छे से समझ लोगे तो उसके बाद मेरी गारंटी है अगले वाक्य, सभी वाक्य आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे और बोल भी पाओगे। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर, ये वाक्य समझ में आया होगा। अब इसी तरह से हमें अगला वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, पहले आपको लिखना है नो क्वेश्चन राइजेस टू, मतलब आपको पहले
का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया। सबसे पहले आप लिखोगे नो क्वेश्चन राइजेस टू, नो क्वेश्चन राइजेस टू, टू के बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इस वाक्य में? बोलना। देखिए फ्रेंड्स, वर्ब की एक सबसे अच्छी पहचान क्या होती है? आपको कैसे पता चलेगा इस वाक्य में वर्ब कौन सी है? जिस भी शब्द के अंत में ना, ने, नी आ रहे हो तो वो सभी हमेशा वर्ब होती हैं। इसको आप याद रखिएगा। ये क्या है? बोलना। तो बोलना, पीछे ना आ गया ना, तो बोलना को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्पीक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? स्पीक। तो वर्ब यही हो जाएगी स्पीक। बोलना हमारी वर्ब हो जाएगी और बोलने को इंग्लिश में स्पीक बोलते हैं। बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू स्पीक, नो क्वेश्चन राइजेस टू स्पीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आपको पता है वाक्य के अंत में आ रहा है का सवाल ही पैदा नहीं होता, और जिस वाक्य के अंत में का सवाल ही पैदा नहीं होता इनका स्ट्रक्चर होता है नो क्वेश्चन राइजेस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको यही स्ट्रक्चर का यूज करना है और इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर आप पहले लिखोगे नो क्वेश्चन राइजेस टू, का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू, टू के बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? आना। वर्ब क्या है इसमें? आना। आने को इंग्लिश में कम बोलते हैं। आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम। COME, कम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई हमारी कम। कम के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ। यहाँ को इंग्लिश में हेयर बोलते हैं। यहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेयर। यहाँ को इंग्लिश में हेयर बोलते हैं और वहाँ को इंग्लिश में देयर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप कहोगे नो क्वेश्चन राइजेस टू कम हियर, नो क्वेश्चन राइजेस टू कम हियर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। आपको सिर्फ वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। देखिए पूरा वाक्य कितने आसानी से ट्रांसलेट हो गया है इंग्लिश में, सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रक्चर के थ्रू। ये छोटा सा स्ट्रक्चर आपको याद करना है और पूरा वाक्य आपको बहुत ही आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया है। देखिए सिर्फ आपने क्या यूज़ करा? नो क्वेश्चन राइजेस टू, इतना यूज हो गया। उसके बाद सिर्फ आपको थोड़ी वर्ड मीनिंग भी आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको वर्ड मीनिंग ज़रूर आनी चाहिए। तो वर्ड क्या है इसमें? आने को इंग्लिश में कम हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम हो गई, देन हेयर हो गया। नो क्वेश्चन राइजेस टू कम हेयर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप बोलोगे नो क्वेश्चन राइजेस टू, नो क्वेश्चन राइजेस टू, का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको आप बोलोगे नो क्वेश्चन राइजेस टू। टू के बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? जाना। जाने को इंग्लिश में गो बोलते हैं। जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो होगी। ओके, गो हो जाएगी और उसके बाद जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? वहाँ। वहाँ को इंग्लिश में देयर बोलता है। अभी मैंने आपको बताया ना, यहाँ को हेयर बोलते हैं और वहाँ को देयर बोलते हैं। वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप कहोगे नो क्वेश्चन राइजेस टू गो देयर, नो क्वेश्चन राइजेस टू गो देयर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आया होगा। इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। देखिए कितने आसान वाक्य हैं, इतने इजी वाक्य हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। और आपने जब ये वाक्य पढ़े नहीं होंगे ना, जब मैंने आपको आपने इंग्लिश में बनाना, इनको ट्रांसलेट करना सीखा नहीं होगा, तो आप जब भी इस तरह के वाक्य हिंदी में बोलते होंगे तो आपको काफ़ी कठिन लगते होंगे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। लेकिन अब से अगर आप इस तरह के वाक्य हिंदी में बोलते हैं तो आप उन्हें इंग्लिश में बोलने का ट्राई कीजिएगा। चाहे सामने वाले को समझ में आए या ना आए, आपको बस इंग्लिश में बोलना है। ओके, तब अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है दोबारा पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दोबारा पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आपको सेम स्ट्रक्चर यूज़ करना है। आपको सबसे पहले नो क्वेश्चन राइजेस टू लिखना है। टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा और आपको मुझे कॉमेंट करके बताना होगा कि आपने क्या बनाया है। आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और आज की वीडियो में आपने क्या सीखा? आज की वीडियो में आपने सीखा सवाल ही पैदा नहीं होता, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नो क्वेश्चन राइजेस। सवाल ही पैदा नहीं होता, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे नो क्वेश्चन राइजेस। ओके, टू जो है वो का के लिए यूज़ किया गया है। अगर आप सिर्फ इतना वाक्य बोलते हो कि सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता, इसको आप कहोगे नो क्वेश्चन राइजेस। का के लिए हमने टू का यूज़ किया है तो नो क्वेश्चन राइजेस टू। XYZ जो भी आपका वाक्य रहेगा वो आप टू के बाद लिख दोगे। ओके, तो आप
आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।